हेलो मेरे दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर ऑल ऑफ यू टुडे? आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी वेरी हैप्पी टुडे. मेरे दोस्तों, आई एम रवि कुमार फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज and I am with all of you and to take with different kinds of important topic and which are very important for your exam. मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के समक्ष मैं शेयर करना चाहता हूँ. मेरे दोस्तों, मैं 2-4 कोटेशन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि कोटेशन से मुझे जहाँ तक महसूस होता है बहुत सारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है. इसलिए मेरा कोटेशन ये यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे ए कुमार ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म उसको इतना सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरे दोस्तों ने जो प्यार दिखाया है उस प्यार का जो है इस दुनिया में बहुत ज़्यादा महत्व है और किसी भी चीज़ से उस प्यार का कंपेयर नहीं किया जा सकता है. इसी के संदर्भ में मैं आपका रवि कुमार आपके साथ इस कोटेशन के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरे दोस्तों, और उसके बाद आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका वॉइस होगा. मेरे दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. तो मेरे दोस्तों, जिसके पास हुनर है उसको खामोशी रहना पड़ता है, वो खामोशी रहता है और उसे कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. और मेरा ऐसा मानना है मेरे दोस्तों कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है. इसलिए मेरे दोस्तों, यदि प्रत्यक्ष में यदि आप सही हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रमाण, किसी भी प्रकार की प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो मैं आपका रवि सर इसी एक कोटेशन के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और एक अच्छे टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस टॉपिक को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं. तो मेरे साथ हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए आपके रवि सर के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी होने वाली है. मेरे दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा वॉइस. मेरे दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों, वॉइस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे. इस वॉइस से आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. और इसी वॉइस से अगर सीजीएल की यदि बातें करें तो उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. अगर बैंकिंग की बातें करें तो उसमें एटलीस्ट 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में रहते हैं. अगर आप एमटीएस की बात करें, एसएससी एचएसएल की बात करें, तो मेरे दोस्तों इससे 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं. जैसे 2019 का जो मैंने क्वेश्चंस पेपर जो एनालिसिस किया उसमें आपके 3 मार्क्स के जो है आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे गए थे. इसलिए मेरे दोस्तों, इस वॉइस जो चैप्टर है इसको पढ़ना हम सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो आइए समय को विलंब न करते हुए मेरे दोस्तों इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं और बड़े मज़े के साथ एकदम हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे. मेरे दोस्तों, वॉइस को पढ़ने से पहले आप वर्ब के बारे में आप जान लें, क्योंकि वॉइस जो होता है उसका 99% जो है आपकी वर्ब का ही गेम होता है. अगर वर्ब को आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो ये बिल्कुल सत्य है कि आप जो है वॉइस को आप काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे. तो वर्ब की यदि डेफिनेशन की यदि हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो वर्ब की जो डेफिनेशन है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है. अगर किसी ने आपसे कह दिया कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है मेरे दोस्तों, तो आपको कहना है कि डूइंग समथिंग, या आप स्टेट ऑफ बीइंग की यदि आप बातें करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग की यदि बातें करते हैं मेरे दोस्तों, तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं. एक बच्चे ने हमसे प्रश्न पूछा कि सर
आपने तो कह दिया कि डूइंग समथिंग है, और आपने तो यह कह दिया कि स्टेट ऑफ बीइंग है। तो आप दरअसल बताइए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डूइंग समथिंग। डूइंग समथिंग का मतलब है कि जिस सेंटेंस में आपका एक्शन दिखता हो या सब्जेक्ट जो एक्शन रिप्रेजेंट करता, डैट मीन्स वो आपका डूइंग समथिंग होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयत्न करेंगे मेरे दोस्तों। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल आपको लिखा मेरे दोस्तों, मैंने लिखा कि राम राइट्स, और यहाँ मैंने दोस्तों लिख दिया एन एप्लीकेशन। इसको जरा आप समझने की आप कोशिश करें तो मैं बातें कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, डूइंग समथिंग की बातें मैं कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका राम है और ये आपका V5 है, और इस पार्ट का नाम बच्चों ऑब्जेक्ट। तो राम जो है इस सेंटेंस में आपका डूइंग समथिंग मतलब कुछ कर रहा है। यदि मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है मेरे दोस्तों, तो लिखने का काम कर रहा है। और ये जो राइट है इसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं, और यह जो एक्शन वर्ड है, यह जो एक्शन है किसके द्वारा कंप्लीट हो पा रहा है, तो इस सेंटेंस में एक प्यारा सा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का नाम राम है, इसी के द्वारा ये एक्शन आपका रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए ये आपका जो एक्शन होगा इसको हम लोग डूइंग समथिंग कहेंगे। तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं मेरे दोस्तों वो डूइंग समथिंग की कैटेगरी में आते हैं, और उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो होता है वह आपका सब्जेक्ट होता है। तो इसमें राइट्स का काम जो है आपका जो राम है वह राम राइट्स का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम डूइंग समथिंग कहेंगे। लेकिन सवाल अब यह है मेरे दोस्तों कि ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग की यदि हम लोग बातें करें मेरे दोस्तों, तो एक वैसा वर्ब जो कि अवस्था को दिखाता है। जैसे हर इंसान की अपनी अलग अलग अवस्था होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो इसमें जितने भी टीचर हैं, जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं या सरकारी शिक्षक हैं, सारे जो शिक्षक हैं उनकी स्टेट यह हो गई है कि वे सब पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गए हैं, वे सब पूरी तरीके से नाखुश हो गए हैं। मतलब नाखुश होना, खुश होना यह एक इंसान की फितरत होती है, एक इंसान की अवस्था होती है। समटाइम्स कभी कभी हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ कोरोना वायरस, तो द प्रोसेस ऑफ कोरोना वायरस इज रनिंग इन एंटायर वर्ल्ड एंड एवरीवन हैज़ बीन अफेक्टेड फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। सो दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन। यह आपका एक क्रिटिकल सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप जरा बताइए इसमें हम सब नाखुश हो गए हैं, या नाखुश होना आपका स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अभी एक महीने के बाद यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश आता है कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस से ऑल स्कूल्स ऑल कॉलेजेस हैव बीन ओपन, खोल दिए जाएं, तो इस बात को आप याद रखिए कि हम सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो अभी आपको स्टेट में हमने बताया कि एक वैसी इंसिडेंस होती है, एक वैसी घटना होती है जिसमें इंसान पूरी तरीके से नाखुश हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है, दैट्स मीन्स डिसअपॉइंट हो जाता है। तो जो नाखुश होना है वह किसी इंसान की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और टू बिकम हैप्पी की यदि हम लोग बातें करते हैं, कोई इंसान किसी इंसिडेंट्स के कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, तो वह उस इंसान की अपनी एक अवस्था होती है। तो जैसे स्टेट ऑफ बीइंग की यदि हम बातें करें, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा मेरे दोस्तों कि राम इज़ हैप्पी टुडे। अब जरा ध्यान से आप देखने की कोशिश करें। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, वर्ब है, इस पार्ट को हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड के अंतर्गत रखते हैं। यह जो है मेरे दोस्तों ये हैप्पी की स्टेट है, मतलब यह आपका खुशी की स्टेट है। और इस स्टेट को दिखाने वाला आपका इज जो वर्ब है, यह वर्ब आपके स्टेट को रिप्रेजेंट आपको कर रहा है। तो इसी को हम लोग स्टैटिक वर्ब के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या हम इसे स्टैटिक वर्ब भी हम लोग कहते हैं। अब सवाल यह हुआ कि इज जो है आपकी जो सब्जेक्ट राम है उसके स्टेट को दिखा रहा है कि जो आज राम की जो अवस्था है, राम की जो स्टेट है, वह राम की स्टेट आपकी किस तरीके की है।
तो इसलिए इज को हम लोग स्टैटिक वर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं। एक दूसरा सेंटेंस मैं लिखूं मेरे बच्चों, अगर मैं कहूं कि दे आर वेरी डिसअपॉइंट टुडे, डिसअपॉइंट, और यहां मेरे दोस्तों मैं लिखूं टुडे। इसमें ही आप देख पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और बाकी पार्ट तो आप समझते हैं ऑब्जेक्ट या इसको अदर वर्ड के अंतर्गत रखते हैं। पहले वाले सेंटेंस में मेरे दोस्तों देखा कि एज है, और इसमें सब्जेक्ट का जो स्टेट था, सब्जेक्ट की जो अवस्था थी, उस अवस्था के बारे में ये बता रहा था। लेकिन दूसरे वाला जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, इसमें यह आर है, और ये जो आर है यह आपकी दे की अवस्था को बता रहा है। तो इसमें यदि कोई पूछे कि आर आपका कैसा वर्ब है मेरे दोस्तों, तो इसका नाम आप स्टैटिक वर्ब आप दे सकते हैं। अब आप जरा नोट करेंगे, इसको जरा आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग। हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में मेरे दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको यहाँ मेरे दोस्तों नोट डाउन आपको कर लेना है। स्टैटिक जो वर्ब होता है मेरे बच्चों, तो एक वैसा वर्ब जो कि स्टेट को दिखाता है। जैसे एम की बात करें, इज की बात करें, आर की बात करें, वाज की बात करें, वर की बात करें, ये जितने भी वर्ब हैं मेरे दोस्तों, इनको हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जो स्टेट है, उस सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताने का काम करते हैं। मतलब एक वैसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट की स्टेट को बताने का काम करता है कि उस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट किस अवस्था में है, उस वर्ब को हम लोग स्टैटिक वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने लिखा कि सीता इज वेरी वेरी हैप्पी टुडे, वेरी वेरी हैप्पी टुडे। एक प्यारा सा सेंटेंस हमने लिया मेरे दोस्तों। इसमें सीता की बात करें तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब के जितने भी पार्ट होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होते हैं। मैंने कहा कि एज को हमने क्या कहा मेरे दोस्तों, इसका नाम ही हमने कहा था कि यह आपका स्टैटिक वर्ब है। इस वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब के नाम से भी आप जान सकते हैं। इस वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब क्यों कह सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इस वर्ब के पहले यहाँ आपका सब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस का जो है बाकी पार्ट है। मतलब एक वैसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस का जो रेस्ट पार्ट होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस के बीच में क्या करता है मेरे दोस्तों, रिलेशन को बताता है, या उसी को हम लोग क्या करते हैं बाबू, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मतलब उस सब को क्या करता है, लिंक करता है। तो एक वैसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक करने का काम करता है, तो उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो नोट डाउन में आपको यह करना है कि मेरे दोस्तों, एम, इज, आर, वाज और वर की बात कर रहे हैं। वी आर आर्ग्यूइंग अबाउट एम, इज, आर, वाज एंड वर। तो दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, so that and they link between subject and object, that's why and this is called linking verb। मेरे दोस्तों, इसको आप रिव्यू करिए, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, क्योंकि बड़ा ही आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आशा करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए इस वॉइस को, कंसेप्ट को यदि आप समझ जाते हैं, तो आई थिंक आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपकी छूटने का कोई समस्या नहीं होती है। यू कैन फेस एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, आइदर टफ या इजी सिचुएशन।
आफ्टर नोइंग अबाउट दिस ग्रेट चैप्टर मीन्स एंड वॉइस। वर्ब की यदि बातें करें मेरे दोस्तों, तो आज हम वर्ब को दो हिस्सों में बांट के चलेंगे। तो जो मेन वर्ब होता है मेरे दोस्तों, एक जो है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। एक आपका दूसरा जो पार्ट है मेरे दोस्तों, इसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से हम इसको जानेंगे। और पूरा जो गेम है वॉइस का, इसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर आपका डिपेंड करता है। इनट्रांजिटिव वर्ब का मेरे दोस्तों कोई वॉइस आपका नहीं होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब का कोई वॉइस नहीं होता। सवाल यह है कि अब ट्रांजिटिव वर्ब हम किसको कहते हैं। तो फ्रॉम टुडे आप मगअप करें कि जिसमें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का हो जाए मेरे दोस्तों, तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इनट्रांजिटिव की यदि हम बातें करते हैं, तो जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट इसमें ना हो, तो उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि जब स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का हो, तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जब स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब का हो, तो उसे हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन की यदि हम बातें करें मेरे दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन यह है कि अ वर्ब कम्स with any object. A verb comes with any object is called transitive verb. जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा कि राम calls his a stepson। मेरे दोस्तों इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। राम जो है आपका सब्जेक्ट है और कॉल्स वर्ब है, और इसको हमने कहा ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों कि मैंने कहा कि जहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, वेदर यू गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि राम कॉल्स हिज स्टेपसन। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि यह आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसको यदि कोई बोलेगा कि इसको कौन सा वर्ब कहेंगे मेरे दोस्तों, तो यह आपका ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे की यदि बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यह आपका एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैंने कहा कि इनट्रांजिटिव वर्ब में कि अ वर्ब कम्स, और मैंने कहा मेरे दोस्तों विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। मतलब एक वैसा वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के बिना आता है, उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं और इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि राम, और मैंने लिखा मेरे दोस्तों कॉल्स। तो इसमें देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है और कॉल्स बराबर जो है आपका वर्ब है, लेकिन इसके बाद कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति एनीबडी हैज़ आस्क्ड टू यू, या एनीबडी वांट्स टू आस्क एंड टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉल्स, तो कॉल्स को हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे मेरे दोस्तों। इसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू यू कॉल इट एज इनट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि एनी ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन गिवन and with this following a structure, that's why and this is called intransitive verb। इसके साथ आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों कि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और आपको बता दें कि जो आपका वॉइस का जो गेम है, इसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर 99.99% यह आपका डिपेंड करता है। इसलिए मेरे दोस्तों
आप वॉइस को एकदम इसके कंसेप्ट को आप समझ जाइए। आई थिंक आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को बाय इजीली यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड विच विल बी ऑन द बेस ऑफ वॉइस। तो प्लीज टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये प्यारा सा टॉपिक है, इसका नाम हमने रखा है वॉइस। मैं कभी कभी वॉइस को कैटरीना कैफ भी कह के मैं बुला लिया करता। ससुरी बड़ी हंसती है, इसलिए मैं वॉइस को भी कभी कैटरीना कैफ मान लेता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इसको ज़रा आप याद करने की कोशिश करें, इसको समझने की ज़रा आप कोशिश करें, और इसी हंसने हंसाने की सिलसिले के साथ, मज़े के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं क्लास ले रहा था बच्चों से, मैंने पूछा कि वॉइस क्या है, तो एक लड़की ने कहा कि वॉइस क्या होता है। मेरे दोस्तों, आप ज़रा आप कल्पना करके देखें कि इसी हंसने और हंसाने की दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपका रवि कुमार आप सभी के साथ। मेरे दोस्तों, इसको ज़रा आप समझने की आप ज़रा कोशिश करें कि ट्रांजिटिव वर्ब की कुछ अपनी टेंडेंसी होती है। यदि हम ट्रांजिटिव वर्ब की यदि हम लोग बातें करते हैं कि आपके ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो जो सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और जो ऑब्जेक्ट हो, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या इसका सेकंड टेंडेंसी की यह बात करें तो जो अपनी पावर को जिसको यह ट्रांसफर करता है, वह जो होता है बाबू आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और तीसरी बात हम यह कह सकते हैं मेरे बच्चों कि जो किसी को प्रभावित करता है, जो किसी को प्रभावित करता है, वह वर्ब क्या होता है मेरे दोस्तों, आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सीता कॉल्स यू इन द फर्स्ट मॉर्निंग, यह आपका एक सेंटेंस है मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, इसमें हमने कहा कि जो अपनी पावर को जिसके साथ में ट्रांसफ़र करता है, वह आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। और जो किसी को प्रभावित करते, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब करते हैं। जैसे इसका नाम बच्चों सब्जेक्ट है और इसका नाम वर्ब है, और इस पार्ट का नाम आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब है मेरे दोस्तों। अब दरअसल याद करें कि इसमें जो है कॉल्स की यदि बातें करें तो यह यू को प्रभावित करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो वर्ब जो है ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर रही है, इसका जो नाम होगा मेरे बच्चों, इसका नाम आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो जो अपनी पावर को जिसमें, जैसे कॉल्स की जो अपनी पावर है, इसको यू के साथ में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए कॉल्स को यदि कोई पूछेगा कि यह कौन सा वर्ब है मेरे बच्चों, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब। और इसी यहीं से आपकी वॉइस की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो शुरू होती है। अगर कोई आपसे पूछता है मेरे दोस्तों कि वॉइस क्या है, तो यू हैव टू से लाइक दिस, आपको बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब के जब हम पूरी तरीके से जो स्टडी करते हैं, उसी का नाम जो होता है वॉइस होता है। तो मेरे दोस्तों, वॉइस जो है कि वॉइस इज द स्टडी ऑफ, वॉइस इज द स्टडी ऑफ entire transitive verb, entire transitive verb। मेरे दोस्तों, इसको जरा आप समझने की कोशिश करें कि वॉइस की यदि हम लोग बात करते हैं, तो वॉइस जो है इंटायर ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या है, स्टडी है। मतलब वॉइस के माध्यम से हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का स्टडी करते हैं। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब की यदि हम स्टडी करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वॉइस कहते हैं। यदि इस वॉइस की बात करते हैं तो इस वॉइस को दो सेक्शन में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक का जो नाम होता है मेरे दोस्तों, उसका नाम है एक्टिव वॉइस, और दूसरे की यदि हम लोग बातें करते हैं तो दूसरा का जो नाम है मेरे दोस्तों, उसका जो नाम है
वह है आपका पैसिव वॉइस। लेकिन अब मुद्दा यह है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो मेरे दोस्तों इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा आप रिव्यू ले लिया कीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम आते हैं आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस पर कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस या विच इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड विच इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो यदि मेरे दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ एक्टिव वॉइस कि एक्टिव वॉइस आपका क्या होता है, तो जिसमें सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट डज समथिंग इन अ सेंटेंस, समथिंग इन अ सेंटेंस। मतलब हुआ कि जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या कुछ करता है, वह सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में माना जाएगा। जैसे मैंने एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस लिखा मेरे दोस्तों कि राम मेट्स हिज गर्लफ्रेंड। मेरे दोस्तों इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इस पार्ट का जो नाम हमने रखा है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रखा। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता है या कुछ करता है उसको हम लोग एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट राम है, लेकिन यह राम मिलने का काम करता है। उसकी अपनी एक गर्ल्स फ्रेंड है, बेचारी उस गर्ल्स फ्रेंड ने उसको बुलाया और यह बेचारा कूदे कूदे उस गर्ल्स फ्रेंड के पास चला गया और उसने कहा कि आई लाइक यू। तो मेरे दोस्तों राम की अपनी जो गर्ल्स फ्रेंड है उससे वह मिलता है। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि यहाँ जो राम है या डज समथिंग, मतलब इस सेंटेंस में कोई काम आपका कर रहा है। अब यहाँ से कोई पूछेगा कि यह दिया गया जो सेंटेंस है ये क्या आप इसको एक्टिव वॉइस में कर सकते हैं? तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस गिवन सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, या सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस। तो जिसमें सब्जेक्ट कोई काम यदि आपका करे उस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस के नाम से हम लोग जानते हैं। सेकेंड पॉइंट की यदि बात करें मेरे दोस्तों कि पैसिव वॉइस क्या होता है, तो जिसमें आपका समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट की यदि आपकी बातें होगी मेरे दोस्तों, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाएगा जिसको हम रिसीवर ऑफ द एक्शन भी आप कर सकते हैं। रिसीवर ऑफ द एक्शन मतलब कोई काम किसी दूसरे के द्वारा रिसीव किया जाता है, तो वह जो सेंटेंस होता है मेरे दोस्तों, वह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में आपका होता है। जैसे आप यहाँ देखें कि राम मीट्स हिज गर्लफ्रेंड, राम अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है। तो इसी सेंटेंस को जरा पैसिव में आप कन्वर्ट करके देखिए। यह जो है मेरे दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अभी हम रूल पर भी बातें करेंगे। तो इसकी पैसिव वॉइस की यदि बात करें तो पैसिव वॉइस है कि हिज गर्लफ्रेंड, और उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं एज, और मेट का V3 जो होता है वो मेट होता है बाई, और यहाँ हम लिख सकते हैं राम। तो उसकी गर्ल्स फ्रेंड राम के द्वारा मतलब भेंट की जाती है, मिली जा उससे मतलब मुलाकात की जाती है। मतलब इस सेंटेंस को हम रिसीवर ऑफ द एक्शन कहते हैं। और आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि रिसीवर ऑफ द एक्शन जो होता है उसी को हम मेरे दोस्तों पैसिव वॉइस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो दिया गया सेंटेंस है मेरे दोस्तों ये आपका पैसिव वॉइस है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और अभी तुरंत मैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या टेंस पर आधारित जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं आपके समक्ष में डिस्कस करूंगा। आप प्लीज़ टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड।
कहते हैं मेरे दोस्तों, कहते हैं मेरे दोस्तों, इसको जरा आप समझ के रखे, जरा समझ के रखे। चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। ये तो मंजिल मिल जाएगी मेरे दोस्तों, ये तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसी के साथ मेरे दोस्तों, इस वॉइस के जो कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाते हुए मेरे दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वॉइस के नेक्स्ट कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। आगे बढ़ने की क्रिया को जारी रखेंगे मेरे दोस्तों, इसी एक महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ। अभी हम लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, टेंस की यदि हम लोग बात करते हैं तो टेंस का अपना मेरे दोस्तों वॉइस होता है। और टेंस की यदि आप बातें करते हैं मेरे दोस्तों, तो इस टेंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके इसका हम लोग स्टडी करते हैं। एक को हम लोग मेरे दोस्तों प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं, एक का नाम जो है प्रेजेंट टेंस है, और दूसरे की यदि हम बात करते हैं मेरे दोस्तों तो वह आपका पास्ट टेंस है, और तीसरे की यदि हम बातें करते हैं तो वह आपका फ्यूचर टेंस होता है। और आप सभी को पता है कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे यह जो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरे की यदि बात करते हैं मेरे दोस्तों तो यह जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप कह सकते हैं, या इसी का नाम इम्परफेक्ट के नाम से भी आप इसे बहुत लोग कहते हैं और कह भी सकते हैं। तीसरे पॉइंट की यदि बात करें मेरे दोस्तों तो इसका जो नाम है वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और नेक्स्ट की यदि आप बातें करते हैं मेरे दोस्तों तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सवाल नंबर 1 मेरे दोस्तों, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस संभव है? तो द रिप्लाई इज दैट इसका संभव है। क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस संभव है? तो इसका भी संभव है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वॉइस अगर संभव है तो द रिप्लाई विल बी यस। मतलब इन तीनों की जो वॉइस है वह वॉइस आपकी पॉसिबल है, संभव है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की यदि बातें की जाए तो इसका जो वॉइस है वह वॉइस आपका संभव नहीं है। तो अभी हम लोग जो बातें करेंगे पास्ट टेंस की अगर बातें करें तो उसके भी 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट, और फ्यूचर के भी ये होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे एक्टिव वॉइस का को हम लोग पैसिव वॉइस में हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा यहीं से आपकी वॉइस की जर्नी शुरू होती है। आपका टॉपिक है मेरे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे दोस्तों, किसी भी टेंस के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको आप पहचानते हैं या आप उसको नहीं पहचानते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि क्रिया के अंत में यदि ता है, ती है और ते है तो वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी यदि स्ट्रक्चर की हम बातें करते हैं मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट है, क्रिया का पहला रूप है, 5वां रूप, उसके बाद मेरे दोस्तों ऑब्जेक्ट या आपका अदर वर्ड है, और फाइनली आपका इफ या एनी होता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हैं। जैसे मेरे दोस्तों, आप दरअसल देखिए, मैंने कहा कि सीता कॉल्स द सीएम ऑफ बिहार, द सीएम ऑफ बिहार। इसमें आप देख रहे हैं सीता सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यह जो हिस्सा है इसका नाम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि सीता जो है V5 है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। इसका नाम जो है आज के बाद से आप कहिएगा कि यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन यदि इसको आप पैसिव में बदलना चाहते हैं तो इसका रूल होता है मेरे दोस्तों, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद जो होता है मेरे दोस्तों एम इज आर होता है, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप और बाई लगाकर पैसिव ऑब्जेक्ट को, और फाइनली जो होता है इफ या एनी। इसी को हम पैसिव में यदि कन्वर्ट करें तो आप देखिए कि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों वह द सीएम ऑफ बिहार है। उसके बाद एम इज आर में से आप यहाँ इज को लगा सकते हैं, और कॉल जो है क्रिया का पांचवा रूप है, तो इसका V3 जो होता है मेरे दोस्तों कॉल्ड होता है, और बाई लगाकर आप यहाँ सीता लिख दें। अब जो ये सेंटेंस बना मेरे दोस्तों, यह आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना। एक और एग्जांपल लेते हैं कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप परफेक्ट बने चले जाते हैं। इसी आधार पर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं, और उस एग्जाम्पल को लेकर हम लोग इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, इस कंसेप्ट के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्तों कि द पीएम ऑफ इंडिया, द पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स द पीएम ऑफ रशिया, द पीएम ऑफ रशिया। सबसे पहले मेरे दोस्तों इसमें आपको देखना है कि द पीएम ऑफ इंडिया आपका सब्जेक्ट है और ये आपका V5 है, और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब आप पैसिव में बदलने के लिए आप जब जाते हैं तो सबसे पहले उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उस सब्जेक्ट के पोजीशन पर हम लिख देते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है द पीएम ऑफ रशिया, तो इस द पीएम ऑफ रशिया को बाबू हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, और इस द पीएम ऑफ रशिया के अनुसार मेरे दोस्तों आपको तय करना है इसमें कि आप एम का प्रयोग करिए, इज का तो इज का, और विजिट का मेरे दोस्तों V3 फॉर्म विजिटेड होता है। आप बाई लगाकर यह जो आपका सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर चला जाता है। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि द पीएम ऑफ इंडिया। अब यह जो सेंटेंस बना मेरे दोस्तों, यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का बना। मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं तब तक जो है नहीं समझ पाऊँगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी आप यूट्यूब पर मतलब मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ए कुमार ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसको यदि आप उसको सब्सक्राइब करते रहेंगे और इस वीडियो को आप पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में, पूरे रीजन में इसको जितना जल्दी हो सके इसको आप जो है इसको फैलाते रहें, क्योंकि मैं आपका रवि कुमार एक क्रांतिकारी ऐप्स के साथ भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ मैं जुड़ने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट यह है कि आप मेरे जो परिवार है, यूट्यूब जो परिवार है, इसको आप लोग आवश्यकता से अधिक आप बढ़ाते रहें ताकि आगे मुझे डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो। तो मेरे दोस्तों ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब इससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यदि हम क्वेश्चंस की यदि हम बातें करते हैं, दोनों तरीके की क्वेश्चंस करेंगे मेरे बच्चों। फीलर का भी जो क्वेश्चन है इस पर पूछे जाते हैं उसको भी अभी हम लोग करेंगे। तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं इसी कंसेप्ट पे मेरे दोस्तों, नेचर ऑफ क्वेश्चन।
तो देखिए मैंने कहा कि कॉमन एरर के रूप में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं आपको कहूँ मेरे दोस्तों कि द पीएम ऑफ रसिया are invited by the PM of India। एक बड़ा से प्यारा सेंटेंस है जो कि इस वॉइस पर आधारित ये कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा। इसको मैंने कहा ए पार्ट, आर इनवाइटेड को कहा बी पार्ट, और इसको हमने मेरे दोस्तों कहा सी पार्ट, और एक डी पार्ट है जिसका नाम मेरे दोस्तों हमने रखा नो एरर। इसमें आपको बताना है कि सेंटेंस के किस हिस्से में आपकी गलती है। तो आपको मैंने बताया था कि मेरे दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है इसको आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि पीएम की जो संख्या है 1 है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है। तो जब यह सिंगुलर होगा तो इसके साथ में वर्ब आपका आना चाहिए इज प्लस यहाँ MB3 जो दिया गया है। तो आर को रिप्लेस करके यदि आप यहाँ इज लिख देते तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता। तो इस तरीके से कॉमन एरर के रूप में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी आपसे सीजीएल वगैरह की जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे पूछ लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करता है कि कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज इन द क्लास। मेरे दोस्तों इसको आप जरा समझने की कोशिश करें। यह जो लिखा हुआ जो सेंटेंस है मेरे दोस्तों, यह आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और आपके 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको दे दिए रहेंगे। जैसे आपको दे देगा कि अ नॉइज इज मेड बाय all the students और यहाँ आपका दे देगा इन द क्लास। आपका बी ऑप्शन दे देगा कि अ नॉइज इज मेड बाय इन द क्लास, और आपका सी ऑप्शन दे देगा कि अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। और डी एक ऑप्शन है जो आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपके 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैव बीन गिवन। तो इसमें से आपको चूज करके बताना है मेरे दोस्तों कि आपकी कौन सी जो ऑप्शन है वह ऑप्शन आपका सही होगा। मैंने उस दिन भी कहा और आज भी मैं कहता हूँ कि इफ़ योर कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट एनी क्वेश्चंस एनी टॉपिक, बट यू विल बी डेफिनेटली एबल टू गिव द आंसर ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यदि ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपको पता है कि ऑल दी स्टूडेंट्स है जो है सब्जेक्ट है, और मेक की यदि हम बातें करते हैं मेरे दोस्तों ये वर्ब है, और ये पूरा हिस्सा आपका जो है ऑब्जेक्ट का। तो मेरे दोस्तों इसको ज़रा आप समझिए कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा अ नॉइज इज मेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, और इन द क्लास की यदि बातें करते हैं तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और नॉइज के बाद में तो इसने V3 को रखा और बाई लगाकर इसने इन द क्लास रखा, लेकिन ये जो ऑल द स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट्स हैं यहाँ हिसाबन आपके बाई के बाद होना चाहिए था, लेकिन उसने बाई के बाद में नहीं रखा, इसलिए ये सेंटेंस भी आपका गलत होगा। और बीइंग प्लस V3 की यदि हम लोग बातें करते हैं तो मेरे दोस्तों यह भी आपका जो ऑप्शन है यह ऑप्शन गलत होगा।
क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर के बाद में बीइंग का प्रयोग करते हैं और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि फिलर के रूप में आपसे कैसे क्वेश्चंस करेगा। तो मैं पूरे कंसेप्ट को लेकर मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने कहा मेरे दोस्तों कि आप कंसेप्ट पे आधारित आई एम प्रोवाइडिंग यू द खांटी मेथड टू ऑल ऑफ यू। ये रवि सर का खांटी मेथड है जो कि इस खांटी मेथड से आप सभी को पढ़ाते हैं। तो अब आइए फिलर के रूप में आपके एज और फिलर की अगर हम बातें करें कि फिलर के रूप में किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। जैसे 2014 में आपसे एमटीएस के एग्ज़ाम में, जिसको मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम हम कहते हैं, उसमें उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा फिलर के रूप में कि राम और यहाँ कहा एंड श्रीकांत, राम एंड श्रीकांत, यहाँ कहा आ फिल इन द ब्लैंक्स बाय द प्रोफेसर ऑफ कॉलेज। उसने ऑप्शन आपका रखा मेरे दोस्तों कॉल, ऑप्शन उसने दिया कॉल्ड, और उसने आपका ऑप्शन दिया हैज बीन कॉल्ड। उसने 3 ऑप्शन को आपके सामने स्क्रीन पे रखा, आपके क्वेश्चंस पेपर में रखा। उसने कहा कि इसमें आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो। तो आपको पता है मेरे दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट है, ये आर है। तो आर के बाद में यदि V3 मतलब क्रिया का तीसरा रूप का यदि हम प्रयोग कर देंगे तो यह जो क्वेश्चंस होगा यह क्वेश्चंस बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कॉल की यदि बातें करते हैं तो ये क्रिया का आपका पहला रूप है, और कॉल्ड की बातें करते हैं ये क्रिया का दूसरा रूप है, और हैज बीन कॉल की यदि आप बातें करते हैं तो ये क्रिया ये पैसिव वॉइस में चला जाता है, लेकिन ये परफेक्ट के साथ लागू होता है। ऑन द बेस ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के आधार पर वी कैन से दैट इफ वी अप्लाई V3 फॉर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो योर सेंटेंस विल बी क्वाइटली राइट। आपका जो सेंटेंस होगा वह बिल्कुल आपका सही होगा। मतलब क्या है कि राम एंड श्रीकांत के बाद आर देख रहे हैं। आर ने आपको रेफर किया कि यह जो दिया गया सेंटेंस है यह प्रेजेंट एंड डेफिनेट के एक्टिव वॉइस पर आधारित है, और जब आप यहाँ पर इसको जब आप V3 का प्रयोग आप कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिलर के रूप में और पूछा कि द प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी invited by the professor of Delhi University, Delhi University। उसने आपका ऑप्शन रखा मेरे दोस्तों 3। फर्स्ट ऑप्शन में उसने कहा इनवाइट रख देते हैं। इन द सेम वे सेकेंड ऑप्शन में उसने कहा हम इनवाइटेड रख देते हैं, और थर्ड ऑप्शन में उसने कहा कि हम हैज़ बीन इनवाइटेड हम रख देते। तो आपके 3 अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है वो 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैव बीन गिवन for the right answer of this question, but you have to choose the one of the best answer for this question। तो ये बड़ा आसान है। इस के बाद में आप यहाँ पर यदि V3 का प्रयोग कर देते हैं तो दिस सेंटेंस विल बी क्वाइटली राइट। यह सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा।
इनवाइट की यदि बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये V1 है, इनवाइटेड जो है V3 है, और यह जो चला जाता है मेरे दोस्तों आपका पैसिव वॉइस में आपका ये हो जाता है। इस आधार पर यदि हम देखें तो यदि ऑप्शन की यदि हम बातें करते हैं तो मेरे दोस्तों V3 अगर वहाँ रख देंगे तो ये जो सेंटेंस होगा यह सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड खाटी मेथड फॉर एंड दिस इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। और रवि सर जिनका नाम है वह कभी भी कंसेप्ट के साथ में ही पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ में मेरे जो भी टीम है वो भी जो है कंसेप्ट के साथ में ही पढ़ाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों से अंत में रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्तों कि मेरा वीडियो जो है आप समझ ही पा रहे हैं कि रवि सर आपसे क्या कहना चाहते हैं मेरे दोस्तों। तो ज़रा आइए हम एक और कोटेशन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ना पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द ना पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ना पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक ही नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक ही नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। इसी के साथ, इसी एक ओमकार के साथ मैं आपका रवि सर, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लेंदी, सो आई नीड टू पॉज दिस वीडियो, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप सभी के साथ। फॉर दिस थैंक यू वेरी मच टू